एजुकेशन पॉइंट मिशन सर चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने शाकंभरी का चौहान वंश पढ़ा। उसमें अर्णोराज की हत्या उसी के पुत्र जगदेव ने की। जगदेव ने हत्या की तो ये शाकंभरी के चौहान वंश के पितृहंता कहलाए। जगदेव अजमेर की राजगद्दी पर आसीन रहे 1150 से 1153 तक। इसके बाद जगदेव के भाई शासक बने, इनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ शासक बने, इनका शासनकाल था 1153 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ ये स्वयं विद्वान थे तथा इसके साथ साथ ये अपने दरबार में दरबारी कवि रखते थे। ये स्वयं विद्वान थे। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नाटक। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा। यह नाटक कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। हरिकेली नाटक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इस नाटक से हमें जानकारी मिलती है कि महाभारत काल में शिव शंकर व अर्जुन का युद्ध की जानकारी मिलती है। शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध की जानकारी तथा युद्ध के साथ साथ शिव व अर्जुन के मध्य जो संवाद हुआ, दोनों के मध्य जो संवाद हुआ उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी हरिकेली नाटक की 75 पंक्तियां, इस नाटक की जो 75 पंक्तियां हैं वो आज भी हमें मिलती हैं। और ये 75 पंक्तियां किस में लिखी हुई हैं? तो ये 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी हुई है। 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है। कुछ पंक्तियां, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है, राजा राम मोहन राय स्मारक है, उस पर भी अंकित हैं। हम पढ़ रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1153 से 1163। ये स्वयं विद्वान थे। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। हरिकेली जो नाटक है ये संस्कृत भाषा में लिखा है इन्होंने। इसमें की 75 पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है तथा कुछ पंक्तियां इसी नाटक की ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय स्मारक पर भी लिखी हुई है। हरिकेली नाटक से हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है कि महाभारत काल में शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ था। तो युद्ध के साथ साथ शिव व अर्जुन के संवाद के बारे में भी जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ अपने राज दरबार में कुछ कवि रखते थे। उनमें से 2 मुख्य हैं। एक हैं सोमदेव जो इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ से हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो ललित विग्रहराज में जो जानकारी मिलती है कि सोमदेव ने लिखा इस ग्रंथ में कि विग्रहराज चतुर्थ थे, ये इंद्रपुरी की राजकुमारी से प्रेम करते थे। और इंद्रपुरी की राजकुमारी कौन थी? देसल देवी। तो इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी से प्रेम करते थे। सोमदेव जो इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में हमें विग्रहराज चतुर्थ व इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। इनका एक और दरबारी कवि था जिसका नाम था, उन्होंने पुस्तक लिखी थी बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा? इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था नरपति नालदेव।
नरपति नाल ने एक पुस्तक लिखी थी बीसलदेव रासो। इस ग्रंथ से हमें दो जानकारी महत्वपूर्ण मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ थे, ये प्रेम करते थे, और ये प्रेम किससे करते? परमार राजा भोज की राजकुमारी, परमार राजा भोज की राजकुमारी से प्रेम करते थे। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तथा इसके साथ साथ में हमें एक और अन्य जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने खानदेश उड़ीसा पर विजय हासिल की थी। खानदेश उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। ये भी जानकारी हमें मिलती है किससे? बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ से। ये स्वयं विद्वान होने के साथ साथ इनके राज दरबार में कवि रखते थे, इसीलिए इनको कटिबंधु कहा गया। इसीलिए इनको क्या कहा गया? कटिबंधु। इनको कवि बंधु भी कहा गया, कवि बंधु। इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना गया, कवि बांधव। इनकी तीन उपाधियां मिलती हैं, कटिबंधु, कवि बंधु, कवि बांधव। ये तीनों उपाधियां किसने दी थी? जयानक ने। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु, कवि बंधु और कवि बांधव की उपाधि दी थी। इन्होंने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया। कहां पर करवाया? दिल्ली में। इससे हमें दो जानकारी मिलती है। शिवालिक विजय स्तंभ जो विग्रहराज चतुर्थ ने उत्कीर्ण करवाया, इसमें इनको विष्णु का अवतार कहा गया है। विग्रहराज चतुर्थ को शिवालिक स्तंभ में विष्णु का अवतार कहा गया है। तथा इसके अलावा अन्य जानकारी मिलती है कि देश से विग्रहराज चतुर्थ ने मुसलमानों का सफाया किया था। मुसलमानों का सफाया किया था। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है शिवालिक स्तंभ जो कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान के अलावा कवि रखते थे। इसके अलावा इन्होंने निर्माण कार्य भी महत्वपूर्ण किए, जो कि एक महत्वपूर्ण है इनका निर्माण कार्य, वो है बीसलपुर तालाब। इन्होंने बीसलपुर तालाब बनवाया। बीसलपुर तालाब कहाँ बनवाया? वर्तमान राजमहल टोंक में। इन्होंने बीसलपुर तालाब बनवाया, वो कहाँ पर है? वर्तमान में राजमहल टोंक में। वर्तमान में यही बीसलपुर बांध है, बांध के नाम से जाना जाता है, तथा यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। संस्कृत पाठशाला कहाँ बनवाई थी? अजमेर में। और यह संस्कृत पाठशाला कब बनवाई? 1153। इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दी। ये संस्कृत पाठशाला किसने तोड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाई। तथा कब तोड़वाई? 1194। इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके किस में बदलवा दिया? 2.5 दिन के झोंपड़े में। 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील करवा दिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यह कहाँ पर है? अजमेर में। इसी संस्कृत पाठशाला को बनवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। संस्कृत पाठशाला को तोड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तथा तोड़वा कर किस में बदलवा दिया? 2.5 दिन के झोंपड़े में। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में, जो किस नाम से जानी जाती है? 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तथा इसी के अलावा इसको 16 खंभों का महल भी कहते हैं। 16 खंभों का महल किसे कहते हैं? 2.5 दिन के झोंपड़े को। 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसके जो वास्तुकार हैं, 2.5 दिन के झोंपड़े के वास्तुकार कौन है? अबू बकर इसके क्या है? वास्तुकार हैं।
बिगराज चतुर्थ को जो उपाधि है कटिबंधु, कविबंधु, कवि बांधव, ये किसने उपाधि दी थी? जयानक ने। इन्होंने शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया, कहाँ पर? दिल्ली में। इनको इस स्तंभ में विष्णु का अवतार कहा गया है तथा इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने देश से मुसलमानों का सफाया किया था। इसके अलावा इन्होंने बीसलपुर तालाब बनवाया, संस्कृत पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा किसमें बदलवा दिया? अढ़ाई के झोपड़े में। यही अढ़ाई का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है तथा इसे 16 खंभों का महल कहते हैं। अढ़ाई के झोपड़े के वास्तुकार कौन है? अबू बकर। बिगराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक, इन्होंने दिल्ली के शासक कौन थे? तमर। दिल्ली के शासक तमर। ये तमर थे, कौन से वंश के थे? ये तोमर वंश के शासक थे। शासक का नाम था तमर, जिसे पराजित किया। बिगराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक तमर को पराजित किया तथा दिल्ली को सर्वप्रथम शाकंभरी के चौहान वंश में या शाकंभरी राज्य में मिलाया था। तो तमर को पराजित करके दिल्ली को सबसे पहले किस शासक ने अजमेर के राज्य में मिलाया? तो अजमेर के राज्य में सर्वप्रथम दिल्ली को बिगराज चतुर्थ ने मिलाया था। इसके अलावा इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह, गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह, जिसे हमीर के नाम से भी जाना जाता है, इसको पराजित किया तथा गजनी का जो शासन था उससे मुक्ति दिलाई। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण जीत हासिल की। सर्वप्रथम दिल्ली को चौहान शासन राज्य में मिलाया। इसके अलावा गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह हमीर को हरा करके गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। इनका शासन काल है वो शाकंभरी अजमेर के चौहान वंश का स्वर्ण काल है। इसका जो शासन काल है वो दिल्ली को इसने मिलाया तथा अजमेर के जो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। 4 प्रश्न बनते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। शाकंभरी के चौहान वंश के प्रथम प्रतापी राजा बिग्रहराज द्वितीय। शाकंभरी अजमेर के चौहान वंश का साम्राज्य का निर्माण काल अजयराज। तथा चौथा प्रश्न बनता है शाकंभरी या अजमेर के चौहान वंश का स्वर्णकाल कौन है? बिग्रहराज चतुर्थ। ये 4 प्रश्न बनते हैं। बिग्रहराज चतुर्थ से इन्होंने युद्धों में भी अपने राज्य जीत करके राज्य विस्तार को काफी बढ़ाया था। बिग्रहराज चतुर्थ से आगे बढ़ते गए। इनके बारे में कहा जाता है और एक धर्मघोष सूरी नामक एक संत थे। धर्मघोष सूरी के कहने पर बिग्रहराज चतुर्थ ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया या पशुओं की जो बलि दी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया। धर्मघोष सूरी के कहने पर बिग्रहराज चतुर्थ ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इनके बारे में एक महान विद्वान थे किलहौर्ण। बिग्रहराज चतुर्थ के बारे में किलहौर्ण ने क्या कहा कि ये शख्स इतने महान है कि ये कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकते थे। कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकते थे। अजमेर के किस चौहान शासक के बारे में किलहौर्ण ने कहा कि वे कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकते? तो वो शासक कौन? बिग्रहराज चतुर्थ। बिग्रहराज चतुर्थ के बाद इसके छोटे भाई शासक बनते हैं जिसका नाम है अपरांगांग। ये भाई थे, ये शासक बने। लेकिन इधर जगदेव को हटा करके शासक बने थे बिग्रहराज चतुर्थ। तो जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपरांग को मार दिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने अपरांग को मार दिया। इसको मारने के बाद अजमेर के चौहान वंश के शासक बन जाते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो जाती है। इनकी निसंतान मृत्यु होती है। निसंतान मृत्यु होने के कारण
अपरान्य से छोटा भाई सोमेश्वर शासक बनता है। इसकी निसंतान मृत्यु होने के कारण शासक बन जाते हैं, स्वयं सोमेश्वर शासक बने। सोमेश्वर शासक बने। सोमेश्वर शासक बने 1169 से 1177 तक। इनका जो मूल नाम था, सोमेश्वर का मूल नाम था प्रताप लंकेश्वर। इनका मूल नाम क्या था? प्रताप लंकेश्वर। ये अजमेर के शासक बने तो इनकी जो शादी हुई थी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री, जो सोमेश्वर थे, इनकी शादी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से हुई। इसी कर्पूरी देवी के 2 पुत्र हुए, जिनका क्रमशः नाम है पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज 2 पुत्र हुए। सोमेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने अजमेर में मूर्ति स्थापित करवाई। इन्होंने अजमेर में क्या स्थापित करवाई? मूर्ति। और वो मूर्ति युग्म मूर्ति थी। इनके पिता अर्णोराज व स्वयं की संयुक्त मूर्ति स्थापित करवाई थी तथा एक नई मूर्ति के रूप में सामने आई। अजमेर में मूर्ति लगा। इसके बाद में ये आबू के शासक जैत सिंह की सहायता करने के लिए जा रहे थे। सोमेश्वर थे, ये आबू के शासक जैत सिंह की सहायता करने के लिए जा रहे थे। तो गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक इस समय, इनके समय कौन थे? भीमदेव द्वितीय थे। तो भीमदेव सेकंड ने और सोमेश्वर को मार दिया। सोमेश्वर के बाद शासक बनते उनके बड़े पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 था। इनका जो जन्म हुआ, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म अहिलपाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अहिलपाटन गुजरात में इनका जन्म कब हुआ? 1166 में। जब ये 1177 की ईस्वी की बात है कि इनके पिता की मृत्यु हुई, उस समय इनकी आयु केवल 11 वर्ष थी। तो 11 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? राज्याभिषेक हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 11 वर्ष की उम्र में हुआ। तभी 11 वर्ष की उम्र के थे, इसलिए इनका जो राज्य संचालन किया वो किसने किया था? इनकी माता कर्पूरी देवी ने। इनकी माता कर्पूरी देवी ने राज्य संचालन किया। तो कर्पूरी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम व अंतिम, कर्पूरी देवी थी पृथ्वीराज तृतीय की माता, ये प्रथम व अंतिम हिंदू शासिका थी। यह प्रथम व अंतिम हिंदू शासिका थी। इन्होंने जो राज्य संचालन किया कर्पूरी देवी ने, वो किन की सहायता से किया? तो एक इनके मुख्यमंत्री थे, जिनको कैमास के नाम से जाना जाता है। इसी कैमास का अन्य नाम मिलता है कदम्बवास। तथा एक प्रधानमंत्री थे इनके, प्रधानमंत्री का नाम था भुवन मल्ल की सहायता से राज्य संचालन किया था। पृथ्वीराज तृतीय हैं, इनकी 3 उपाधि हैं। इनको दल पुंगल के नाम से जाना जाता है, दल पुंगल। इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है तथा इनको अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है।
इनकी 3 उपाधि मिलती हैं, दलपुंगल, रायपुथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट। ये तीनों उपाधि किसकी हैं? पृथ्वीराज तृतीय की हैं। अब हिंदू से संबंधित हमारे राजस्थान में कई शासकों की उपाधियां हैं, वो क्रमशः हैं प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है राणा हम्मीर को। एक है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है राणा कुंभा को। एक और उपाधि है हिंदू से संबंधित, हिंदू पथ या फिर हिंदू पति। ये इनकी उपाधि है ये राणा सांग की, ये राणा सांगा की उपाधि है। एक है हिंदू बादशाह है। हिंदू बादशाह है जो उपाधि है ये है आपकी राव मालदेव, जो मारवाड़ के शासक थे, ये इनकी उपाधि है। तो पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है दलपुंगल, रायपुथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट। तो हिंदू से संबंधित कई अन्य उपाधियां अन्य राजाओं की हैं। प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है राणा हम्मीर। यही राणा हम्मीर हैं जिन्होंने मेवाड़ में राणा या फिर सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। हिंदू सुल्तान कहा जाता है राणा कुंभा को, हिंदू पथ या पति कहा जाता है राणा सांगा को, और हिंदू बादशाह कहा जाता है राव मालदेव को। पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी कवि थे वो क्रमशः है, इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो है। इसे जो पूर्ण किया था, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को जो पूर्ण किया वो किया था चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज रासो की रचना तो की किसने? चंद्रवरदाई ने, लेकिन इसी ग्रंथ को जो पूर्ण किया था वो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने किया था। एक और इनके दरबारी कवि के बारे में जानकारी मिलती है, वह है जयानक। जयानक ने जो पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, वह है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ लिखा गया, ये कहाँ पे लिखा गया? पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे जयानक ने इस ग्रंथ को लिखा था। इनके जो अन्य दरबारी कवि हैं बागीश्वर, विद्यापति, जनार्दन और विश्वरूप, ये इनके मुख्य दरबारी कवि थे। जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज तृतीय को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था? सुयोग्य व रहस्यमयी शासक। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज तृतीय को कौन सी उपाधि दी थी? सुयोग्य व रहस्यमयी शासक के नाम से संबोधित किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया था? जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए थे पद्मनाभ। पद्मनाभ को प्रथम अध्यक्ष बनाया था। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जयानक, बागेश्वर, विद्यापति, जनार्दन, विश्वरूप। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि ये सुयोग्य व रहस्यमय शासक हैं, तथा पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए किसको? पद्मनाभ को। पृथ्वीराज तृतीय ने जो युद्ध नीति अपनाई थी वो थी इनकी दिग्विजय की नीति। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी अपने जीवन में? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति क्या होती है कि पड़ोसी
जो राज्य हैं उनका दमन करना तथा दमन करने के बाद अपने राज्य में मिलाना। दिग्विजय की नीति के तहत इन्होंने सर्वप्रथम नागार्जुन का दमन किया था। नागार्जुन इनके चचेरे भाई थे, तो नागार्जुन का दमन किया इन्होंने सर्वप्रथम। तो नागार्जुन का दमन कब किया था? 1178 में। 1178 में दमन किया। उस समय नागार्जुन से पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध हुआ था, गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव जो हरियाणा में आता है, वहां पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। इस युद्ध में विजयी कौन हुए? तो इस युद्ध में विजयी हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन का दमन किया तथा दमन करने के बाद पुनः इन्होंने जीत हासिल करने के बाद पहली बार दिग्विजय की नीति के तहत जीत हासिल की। और यह विजय जो हासिल की थी वो प्रधानमंत्री, वह मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री कदमबास, वह सेनापति जो सेनाध्यक्ष थे इनके, वो प्रधानमंत्री थे कौन? भवनमल, उनकी सहायता से युद्ध जीता था। उसके बाद में इन्होंने युद्ध किया था नागार्जुन के दमन के बाद, भंडानकों का दमन किया था। यह भंडानक एक जाति थी जो सतलज नदी के किनारे आसपास रहती थी, तो भंडानकों का दमन किया था। और यह दमन कब किया था? 1182 में दमन किया। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ का युद्ध जीता था। महुआ का युद्ध या फिर इसको तुमुल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तुमुल का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? 1182 में। महुआ एक राज्य था जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। यहाँ के शासक थे परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल ने एक बार पृथ्वीराज तृतीय की सेना दिल्ली से आ रही थी, तो दिल्ली से आई हुई सेना को परमर्दी देव चंदेल ने युद्ध में पराजित कर दिया। इस कारण को पृथ्वीराज तृतीय गहराई में ले गए और अंत में आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ पर। इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल मारे गए। परमर्दी देव चंदेल मारे गए तथा परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे। इनके सेनापति आल्हा व उदल, आल्हा व उदल इस युद्ध में मारे गए। आल्हा उदल मारे गए। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। विजय हुई पृथ्वीराज तृतीय की। तो महुआ का राज्य था, ये पृथ्वीराज तृतीय ने किसको सौंपा? तो महुआ का राज्य सौंपा पृथ्वीराज तृतीय ने। महुआ का राज्य सौंपा था किसको? पंजन राय को। पंजन राय को सौंपा था। इसके बाद में युद्ध होता है इनका 1184 में। 1184 में युद्ध हुआ नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय थे। इनका जो सेनापति था, इनके सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार भीमदेव द्वितीय का सेनापति था और दोनों के मध्य पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव द्वितीय के सेनापति जगदेव प्रतिहार के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था 1184 में तथा दोनों के मध्य संधि हुई। अनिर्णित युद्ध के कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। नागौर युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इनके पहले चौहान व गहड़वालों के मध्य बड़ी मित्रता थी, लेकिन इनके समय एक संघर्ष हो गया। चौहान व गहड़वालों के मध्य संघर्ष हुआ और वो संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि गहड़वाल वंश के शासक थे कन्नौज के राजा जयचंद। इस जयचंद की जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता का हरण करके पृथ्वीराज तृतीय लाए और इसी संयोगिता से शादी की और वो विवाह किया था। कौन सा शादी? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हुआ संयोगिता व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य।
जयचंद गहड़वाल इसी बात को लेकर पृथ्वीराज तृतीय व जयचंद गहड़वाल के मध्य अनबन हो गई और बाद में पृथ्वीराज तृतीय का जो राज्य था दिल्ली व अजमेर, तो उस समय तुर्कों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया था। तुर्कों का आक्रमण कहा जाता है कि एक तुर्कों के एक राजा थे उस समय, मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय में मोहम्मद गोरी के मध्य कई युद्ध हुए। उन अलग अलग ग्रंथों के में अलग अलग जानकारी मिलती है। एक में कहा जाता है कि हम्मीर महाकाव्य में कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया था। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया था। 21 बार पराजित करना किस में लिखा है? एक तो मिलता है हमको पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदाई का, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया। तथा एक है अपना सुरजन चरित्र में भी जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया था। एक जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया था। इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 23 बार पराजित किया था। अब पृथ्वीराज तृतीय में मोहम्मद गोरी के बारे में 2 महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। एक तराइन का प्रथम युद्ध, एक है तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी दोनों के मध्य में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। ये तराइन का मैदान कहाँ पर है? तो तराइन का जो मैदान है वह है करनाल हरियाणा में यह मैदान स्थित है। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? इस युद्ध में जो विजयी हुए पृथ्वीराज तृतीय, वो पराजित हुए कौन? मोहम्मद गोरी। उसके बाद में दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, वो कब होता है? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उस समय मोहम्मद गोरी 1,72,000 की सेना लेकर के तराइन के मैदान में आ डटा तथा तराइन के मैदान में आने के बाद में 2 दूत भेजे थे समझाने के लिए। पृथ्वीराज तृतीय के पास में 2 दूत भेजे संधि के बहाने। तो पहला जो दूत था उसका नाम है क्याम उल और दूसरा जो दूत था उसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। पहला जो दूत था उसका नाम है क्याम उल, तो दूसरा जो दूत था उसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। पृथ्वीराज तृतीय ने संधि करने से मना कर दिया। तो इस युद्ध में छल कपट के सहारे जीत हासिल की किसने? इसमें विजयी हुए कौन? मोहम्मद गोरी। और जीत भी कैसे हुई? छल के साथ। विजयी मोहम्मद गोरी की जीत हो गई तथा पृथ्वीराज तृतीय को भटिंडा नामक स्थान पर बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना करके गजनी ले जाया गया। गजनी ले जाकर गरम सलाखों से पृथ्वीराज तृतीय की दोनों आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें किसकी फोड़ दी? पृथ्वीराज
तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय से मिलने के लिए चंद्रवरदाई गजनी गए। गजनी जाकर के पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रवरदाई के मध्य वार्तालाप हुई। चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि जो यह शासक है यह शब्द भेदीवान चलाना जानता है। मोहम्मद गोरी उस कला को देखने के लिए चंद्रवरदाई से कहता है। चंद्रवरदाई ने कहा कि मैं इसको राजी कर लूंगा। मोहम्मद गोरी ने अपना राज सिंहासन राज दरबार लगवाया तथा पृथ्वीराज तृतीय को चंद्रवरदाई ने समझाया कि मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा, उसके सहारे तुम बाण चलाना और मोहम्मद गोरी की हत्या कर देना। चंद्रवरदाई ने पंक्ति बोली, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तथा बाण चलाया पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया, लेकिन अन्य उल्लेखानुसार पृथ्वीराज तृतीय ने इनकी हत्या नहीं की थी। मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरा के जाटों ने की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताएंगे।